Good morning, all of you. Welcome back to Dr. Shaheen classes. I'm Dr. Surya Shaheen, and today I will deal the topic from paper 1 NET GRF, and this is people and environment. I will deal today the complete syllabus of this unit 9, people and environment. तो पीपल एंड एनवायरनमेंट एक ऐसा यूनिट है जिसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं नेट एग्जामिनेशन में। कई बार 5 से ज़्यादा भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो आपको इसके जो जितने भी क्वेश्चंस इसमें बनते हैं इस टॉपिक्स से, उनको सब आपको देखकर एग्जाम में जाना चाहिए। और एक्चुअली पढ़ना क्या है आपको, वो मैं आपको सारा यहाँ पे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको पढ़ना है पीपल एंड एनवायरनमेंट में, वह है पीपल एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मीन्स हाउ डू पीपल इंटरेक्ट विथ एनवायरनमेंट, हाउ डू पीपल इंटरेक्ट विथ एनवायरनमेंट, राइट। और पीपल कैसे इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, वो पढ़ना है आपको। एंड व्हाट इज एनवायरनमेंट? Actually, we live at a place which is surrounded with all physical, social, economic, and natural components of the earth that is called environment. ठीक है, तो इसको हम environment कहते हैं। यहाँ पर क्या है, क्या फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक और नेचुरल कंपोनेंट्स जो है वह सब कुछ से मिलकर बना होता है, उसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट। यानी कि एनवायरनमेंट जो है ऑल फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ से मिलकर बना है। फिर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़ना है नेक्स्ट पॉइंट, वो है टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में क्या क्या पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में हमें जो पढ़ना है वह है environment is divided into two categories, and first is natural environment and second is man-made or anthropogenic environment. Okay, तो आपको पता होगा नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है और एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट क्या होता है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है आपको, इसके सारे फैक्टर्स भी पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। नेचुरल एनवायरनमेंट देखिए, द कंपोनेंट्स विच वी गेट नेचुरली और थ्रू नेचर इज कॉल्ड नेचुरल एनवायरनमेंट। यानी कि वैसे कंपोनेंट्स जो कि हम नेचुरली प्राप्त करते हैं उसे हम कहते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट, जैसे वाटर, सोइल, एयर, फॉरेस्ट, लैंड, लिविंग स्पेस एटसेट्रा। यानी कि ये सब चीज जो है हमारा वाटर, सोइल, एयर, लैंड, फॉरेस्ट, ये नेचुरली हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसको हम क्रिएट नहीं करते हैं। ठीक है, यह नेचर द्वारा हमें प्राप्त होता है, इसलिए हम इसे नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आपको जो टाइप पढ़ना एनवायरनमेंट का वो है मैन मेड और एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट। So the components created by human beings, or we can say with the help of these technologies, are called man-made or anthropogenic environment. ठीक है, such as transportation technologies, agricultural implements, energy sources, that is hydrothermal, atomic energy, nuclear, etc. Housing infrastructures, industrial revolution, space acceleration, and लैंडिंग ऑफ मैन ऑन मून एटसेट्रा। यानी कि ये सब चीज जो है वह इंसान के द्वारा क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं मैन मेड और एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपको टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब हम आगे देखते हैं। आगे आपको पढ़ना है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। यानी कि एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज है उसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट है वो हम पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, राइट। So first is climatic factors. So climatic factors include humidity, temperature, लाइट एटसेट्रा। यानी कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स मतलब ऐसे फैक्टर्स है जैसे ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, लाइट है, एटसेट्रा है, यह क्लाइमेटिक फैक्टर्स है ना, क्लाइमेटिक। नेक्स्ट इज मतलब ये भी आपको क्या करता है, एनवायरमेंट पर यह कहीं ना कहीं
इफेक्ट करता है, ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स। नेक्स्ट इज बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स कैसे इम्पैक्ट करता है एनवायरमेंट पे? देखिए, इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ सच एज मैन, एनिमल्स, प्लांट्स एटसेट्रा। यानी कि मैन और एनिमल या प्लांट्स कैसे के बीच में इंटरेक्शन होता है, उनके बीच जो भी फैक्टर्स आते हैं वो आपका बायोटिक फैक्टर्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज एडाफिक फैक्टर्स। एडाफिक फैक्टर्स इंक्लूड लिथोस्फेयर और सोइल, यानी कि सोइल और लिथोस्फेयर जो हो गया वो आपको एडाफिक फैक्टर्स के अंदर में आ गया। नेक्स्ट इज फिजियोग्राफिक और टोपोग्राफिक फैक्टर्स। अब टोपोग्राफिक, फिजियोग्राफिक को हम टोपोग्राफिक फैक्टर्स भी कहते हैं। कई बार आपको नेट एग्जाम में जब किसी टॉपिक का वन नेम होता है और उसका कोई अल्टरनेट भी होता है तो आपको वो भी पूछ देता है। जैसे यहाँ से आपको पूछे जा सकते हैं फिजियोग्राफिक is also called, तो physiographic is also called topographic, ठीक है। it includes rivers, valleys, plateaus, mountain chains, etc. तो ये आपका आ गया फिजियोग्राफिक फैक्टर्स में। आपके एग्जाम में कई बार आपको एग्जाम्पल में दे सकते हैं कुछ भी इस तरह से, मान लीजिए वैलीज, प्लेटोज, माउंटेन चेन्स एक्सेट्रा दे दिए क्वेश्चन में, और आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सा फैक्टर्स है जो कि एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फिजियोग्राफिक और टोपोग्राफिक। नेक्स्ट जो पढ़ना है आपको वो है एनवायरमेंटल इश्यूज। तो एनवायरमेंटल इश्यूज क्या क्या होता है? तो लोकल होता है इश्यूज, रीजनल एंड ग्लोबल भी होता है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वेस्ट, सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल हैजार्डस एंड इलेक्ट्रॉनिक एटसेट्रा। यानी कि आपको ये सब पढ़ना है डिटेल में, जो हम अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन क्या होता है? जैसे कि आपको नाम से लगता होता कि कैसे एयर पोल्यूटेड होता है। सो नेचुरल सोर्सेज एज वेल एज मैन मेड सोर्सेज क्रिएट एयर पोल्यूशन। यानी कि जो नेचुरल सोर्सेज है या मैन मेड सोर्सेज है, दोनों मिलाकर के क्या करता है? एयर को पोल्यूट करता है। सो द नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन इंक्लूड फॉरेस्ट फायर्स, ब्लोइंग ऑफ सैंड्स एंड डर्ट्स, वोल्केनिक एरप्शन, नेचुरल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक डिकेज एटसेट्रा। यानी कि जो नेचुरल सोर्सेज है जिससे पोल्यूशन क्रिएट होता है, यानी कि एयर पोल्यूट होता है, उसमें इंक्लूड क्या क्या है? फॉरेस्ट फायर्स से होता है पोल्यूशन, ब्लोइंग ऑफ सैंड्स, डस्ट, वोल्केनिक एरप्शन, नेचुरल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डिकेज एटसेट्रा। सो ये सब क्या करता है? यह नेचुरल तरीके से आपको एयर को पोल्यूशन करता है। फिर है आपका नेक्स्ट मैनमेड सोर्सेस, ओके। तो मैनमेड सोर्सेस कैसे एयर को पोल्यूट करता है? मैनमेड सोर्सेस इंक्लूड डिफोरेस्टेशन, स्मोक्स इमिशन फ्रॉम द व्हीकल्स, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड फायर्स एटसेट्रा। यानी कि जो भी व्हीकल से स्मोक्स वगैरह निकलते हैं या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के तहत जो कुछ भी निकलता है या फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से जो कुछ भी वेस्ट निकलता है वो मैनमेड द्वारा क्रिएट किया गया पोल्यूशन हुआ। तो इस तरह से एयर को ये पोल्यूट करने में कंट्रीब्यूशन देता है। अब हम देख लेते हैं वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, ये सब जो पोल्यूशन का टाइप है आपको एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया हुआ है नेट जाने पेपर 1 में, और आपको पढ़ना है, ये मैंडेटरी है। सो वाटर पोल्यूटेंट्स इंक्लूड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, टॉक्सिक मेटल्स, डिटर्जेंट्स, सीवेज एंड डोमेस्टिक वेस्ट, रेडियोएक्टिव मटेरियल्स, थर्मल पोल्यूटेंट्स एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स also discharged into water bodies contain toxic materials to pollute water। यानी कि वाटर जो है पोल्यूट कैसे करता है? तो फर्टिलाइजर्स के यूज से भी होता है, टॉक्सिक मटेरियल्स के यूज से होता है, डिटर्जेंट्स से भी होता है, सीवेज से भी होता है, रेडियोएक्टिव मटेरियल से होता है, थर्मल पोल्यूटेंट से होता है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट से होता है, डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज जो कुछ भी होता है ये इफ्लुएंट्स के पानी में बहा देने से भी होता है, और टॉक्सिक मटेरियल्स टू पोल्यूट वाटर, ये सब मिलकर के वाटर को पोल्यूट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोल्यूशन, वो टाइप जो है वो सॉइल पोल्यूशन है। द pollutants which pollute soil include urban wastes, both commercial and domestic wastes। यानी कि जो pollutants, ऐसा pollutants
जो कि सॉइल को पोल्यूट करता है। तो कौन कौन से होता है उसमें? अर्बन वेस्ट भी होता है, ठीक है। अर्बन वेस्ट में दोनों आता है, जैसे कॉमर्शियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट, यानी कॉमर्शियल यूज करने से जो भी वेस्ट निकलता है या डोमेस्टिक वेस्ट है वो सब मिल करके सॉइल को पोल्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल गार्बेज, प्लास्टिक्स, फाइबर्स, पेपर्स, यूजलेस व्हीकल्स एटसेट्रा। फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट में हम देख लेते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, कोल एंड मिनरल इंडस्ट्रीज, सीमेंट, पेट्रोलियम एटसेट्रा। यानी कि ये सब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है ये भी हमारे सॉइल को पोल्यूट करता है, ठीक है। जैसे सीमेंट है, इंडस्ट्रीज है, पेट्रोलियम है एटसेट्रा। फिर हम देख लेते हैं एग्रीकल्चर पोल्यूटेंट्स। जो एग्रीकल्चर पोल्यूटेंट्स है कैसे सॉइल को पोल्यूट करते हैं, तो देखिए इट इंक्लूड्स फर्टिलाइजर्स विच कंटेन पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा। यानी कि यह ऐसा एलिमेंट्स जिसमें पोटेशियम होता है, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है। और ये जब एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है तो कहीं ना कहीं इसका साइड इफेक्ट भी होता है, इट कॉजेज साइड इफेक्ट्स टू सोइल्स, राइट। उसके अलावा जो है क्रिटिकल जो प्रॉब्लम्स है सोइल के लिए वो पेस्टिसाइड्स है। पेस्टिसाइड्स भी जो कई बार घर के अंदर भी किया जाता है, पौधों पे किया जाता है और फील्ड्स में भी किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो इस तरह से हम देख लेंगे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। अब हम आगे देखते हैं क्लाइमेटिक चेंज एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक। ओके, आपको सिलेबस में पढ़ना है क्लाइमेट change and its socio-economic and political dimensions, right? So impacts of pollutants on human health भी आपको पढ़ना है, कैसे impact होता है pollution का human health पे। So देखिए so many pollutants damage human health such as effects of thermal pollution on human, effects of radioactive pollutants, effects of industrial pollutants, effects of domestic waste and sewage waste which cause many dangerous diseases to human body। यानी कि ये सब जो pollutants है ये कहीं ना कहीं human body के अंदर disease create करता है, ठीक है। सो ये है। फिर नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेस, सोलर, विंड, सोयल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट, ये पढ़ना है आपको। नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, ओके। अब हम नेचुरल हैजार्ड्स देख लेते हैं। नेचुरल हैजार्ड्स में हम देख लेते हैं नेचुरल हैजार्ड्स कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है, आपके इस यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं नेचुरल हैजार्ड्स से। इट इंक्लूड्स अर्थक्वेक, एवेलेंच, स्टॉर्म, हैवी रेन, लहर, लैंडस्लाइड, वोल्केनिक। यानी कि ओवरऑल मिलाकर के जो नेचुरल तरीके से जो क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं नेचुरल हैजार्ड्स, ठीक है, जो नेचुरली आती है। जैसे वोल्केनिक एरप्शन है, सिंकहोल्स है, ड्रॉट है, बिजार्ड है, हीट वेव है, लहर है, टॉर्नेडो है, एपिडेमिक आउटब्रेक है। यानी कि ये सब चीज जो ये वाइल्ड फायर, तो ये सब क्या है, ये मैनमेड नहीं है, ये नेचुरल हैजार्ड्स है, यानी कि ये नेचुरली आता है, ठीक है। उसके बाद है आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना है 1986, ओके। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 है वो आपको काफी डिटेल में पढ़ना है। फिर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, then you have to study international agreements, efforts, Montreal Protocol, Rio Summit, Convention on Biodiversity, Kyoto Protocol, Paris Agreement, International Solar Alliance। सो ये है आपका कंप्लीट ओवरऑल सिलेबस ऑफ यूनिट 9, ओके। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा। थैंक यू।